फैसलाबाद में साबिक एसएचओ थाना गुलबर्ग की जानिब से मुबैना तौर पर लड़कियों के हॉस्टल पर गैर कानूनी छापा। हॉस्टल मालिकन साइमा कंवल ने मुअत्तल एसएचओ थाना गुलबर्ग राजा एहसान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे हाशिर वरायत से। हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, खातून साइमा कंवल की जानिब से अदालत के अंदर 22 और 22B के करीब पिटीशन जो है वो दायर की गई है, जिसके अंदर साबिक एसएचओ जो है थाना गुलबर्ग राजा एहसास में दीगर जो पुलिस एहलकार हैं उनको यहाँ पर नामजद किया गया है। खातून की जानिब से ये जो पिटीशन है ये क्यों दायर की गई, क्या ऐसी वजूहत जो है वो क्या बनी, पिटीशन साइमा कंवल हमारे साथ मौजूद है, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो मैडम बताइएगा, आप पुलिस के अलावा मुकदमा के इंदराज के लिए अदालत पहुंची हैं, तो क्या ऐसा वाकया पेश आया या कौन सी वजूहत बनी है? इस वजह से क्योंकि रात इनलीगल उन्होंने पुलिस ने मेरे घर में छापा रात को मारा 3:30 बजे और इनलीगल लड़कियों को उठा के लेके गए और लेडीज़ कांस्टेबल भी साथ नहीं थी। पुलिस स्टेशन में भी गैर कानूनी तौर पे उनको रखा गया। उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया एसएचओ को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन लीगल और एक्शन नहीं लिया, खामोश होकर बैठ गए हैं। मुझे थ्रेट्स आ रही हैं कि एप्लीकेशन वापस लो और मुझे बहुत तंग किया जा रहा है और मैं इस वजह से फिर अदालत की तरफ गई हूँ। तो मुझे अदालत पे पूरा यकीन है कि वो मुझे इंसाफ देगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि साबिक एसएचओ जो हैं वो इनकी जानिब से इनके हॉस्टल पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो छापा मारा गया, जिसके बाद पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई करते हुए अपना जो एसएचओ है उसको मुअत्तल किया। लेकिन इनका यही मुतालबा है कि जो इसको वो सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि दीगर जो सजाएं इसकी जो बनती हैं उसको वो भी दी जाए। इनके जो वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से उनसे भी बात करते हैं। तो सर आप बताइएगा, पिटीशन जो है वो आपकी जानिब से दायर कर दी गई है, तो अब तक क्या कोई उसकी समाअत हुई है? अगर हुई है तो उसमें क्या अभी तक जो है अदालत में काम? सैयद वकला बरादरी हमारा फ़र्ज़ मनसबी है कि हम मज़लूम को इंसाफ की फ्राहम करें। उसी जज्बे के तहत हमने मज़लूम जब सहमा कमल हमारे पास आई हैं तो हमने एक रिटन पिटीशन कोर्ट में दायर कर दी है, जिसकी हियरिंग 15 अगस्त को अब मुकर्रर हुई है। तो इंशाल्लाह हमें अपनी अदालतों से पूरा उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगी और इन्हें पूरी दाद रसी इनकी करेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना इनकी जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। इस वजह से 15 तारीख को जो है उस पर बाकायदा तौर पर समाअत होगी। इसमें मैं बताता चलूँ इनकी जानिब से जो आईजी पंजाब आर्मी। बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में नाकिस कारकर्दगी पर 2 थानों के मुहर्रर मुअत्तल। एसपी लालपुर डिवीजन इर्तजा कुमैल ने मुहर्ररों की मुअत्तली का हुक्म जारी कर दिया। मुहर्रर थाना सिविल लाइन खुर्रम अली को थाना के नाकिस सफाई, जबकि मुहर्रर थाना रजाबाद अब्दुल रहमान को नाकों की नाकिस ड्यूटी पर मुअत्तल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी लालपुर डिवीजन फैसलाबाद इर्तजा कुमैल की जानिब से 2 थानों के मुहर्ररान को मुअत्तल कर दिया गया है। एसपी लालपुर डिवीजन इर्तजा कुमैल की जानिब से थाना सिविल लाइन और रजाबाद का विजिट किया गया, जिसमें ये सूरत हाल सामने आई कि थाना सिविल लाइन में सफाई का न्याज इंतहाई नाकस था, जिस पर मुहर्रर खुर्रम शहजाद को जिम्मेदार करार देते हुए फौरी मुअत्तल किया गया। इसी तरह इर्तजा थाना रजाबाद के इलाका में जब नाके चेक किए तो नाकों पर इंतहाई लापरवाही के साथ ड्यूटी अंजाम दी जा रही थी, जिस पर अब्दुल रहमान मुहर्रर को जिम्मेदार करार देते हुए मुअत्तल कर दिया गया और दोनों के मुतल्लिका डीएसपी को इन दोनों मुहर्ररों के खिलाफ मजीद इंक्वायरी करने का भी हुक्म दिया गया। इर्तजा कुमैल की जानिब से तहरीरी अहकाम मौसली के जारी करते हुए ये कहा गया है कि अगर इंक्वायरी में भी ये गुनाहगार साबित होते हैं तो इनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। फेस्को का 34 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी तौर पर बिजली के कनेक्शन देने का इंकशाफ। एफआईए के जिला फैसलाबाद की 34 हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ तहकीकात। एफआईए ने फेस्को से 34 हाउसिंग सोसाइटीज के बिजली कनेक्शन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अपडेट कीजिएगा अवैस। हाँ जी बिल्कुल, एफआईए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से एफआईए की जानिब से ना सिर्फ एफडीए से बल्कि अब फेस्को से भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की जो तफसीलात हैं वो तलब कर ली गई हैं कि 34 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी निशानदही एफआईए की जानिब से की गई है। एफआईए ने उन 34 हाउसिंग सोसाइटी में बिजली कनेक्शन लगने की जो तफसीलात है वो फेस्को से तलब कर ली गई हैं कि गैर
कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में बिजली कनेक्शंस जो हैं वो किस तरह से लगे हैं। FIA ने फेस्को से 1 साल का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो फराहम करने की जो हदायत हैं वो की हैं। फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो 34 ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो गैर कानूनी हैं, जिनको जो है वो मुबैना तौर पर फेस्को और FDA की जानिब से जो है वो कनेक्शंस बिजली के फराहम किए गए, जिनकी तफसीलात जो है वो तलब की गई है, जिसमें फैसलाबाद की 12 हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो शामिल हैं और उसके साथ साथ टोबा की जो है वो 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ शामिल हैं। कुल मिला के फैसलाबाद रीजन भर में ये 34 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि FIA के मुताबिक जो है वो गैर कानूनी है, जिनको बिजली कनेक्शंस फराहम किए गए थे। उन तमाम तरह की जो तफसीलात है वो जल्द अज जल्द FIA की जानिब से जो है वो फेस्को से वासा फैसलाबाद की जानिब से बिलों में इजाफे पर रेलवे रोड के ताजरों का एहतजाज। 300 से 400 का बिल 8,000 से 10,000 रुपए तक पहुंच चुका। वासा बिलों में इजाफा फौरी वापस ले। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से वासा के बिलों में इजाफे के शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि जो बिल 3 से 400 रुपये माहाना आता था वो अब 8 से 10,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात हैं। महंगाई के इस दौर में वासा के बिल जो हैं वो अदा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। रेलवे रोड के ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भाट साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, वासा के बिलों में इजाफे से क्या परेशानी? इस वक्त जो सूरत हाल बनी है वासा की, मेरा ख्याल कि हमें अपने घर बंद, अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। एक छोटी सी हमारी शॉप है, इसमें हमारा एक छोटा सा हमने वॉशरूम बनाया हुआ है, तो उसमें भी इन्होंने जालमाना 4500 रुपया जो लाल पंप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका, और 1500 प्लस उसका हर मंथ जो है उसकी जो फीस रखी है, जबकि ये हमें मीठा पानी दे उसकी फ़ीस 600 रुपये है। तो इस लिहाज से हमारा जो आगे आता था तकरीबन 400-500 रुपये बिल, इस वक्त आ रहा है 7,000, 8,000, 9,000 रुपये का बिल आ रहा है। एक दुकानदार छोटा सा वो कारोबार भी करता है, इस वक्त कारोबार की सूरत भी ऐसी है जिस पर ऊपर से जालमाना जो लगाया गया, इसको फिलहाल हुकूमत जो वापस ले। जी, इसको फिलहाल वापस लेना चाहिए। और भी यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वासा का बिल है ना जी, ये पहले 400, 250 पहले आता था, फिर 400 आया, अब इन्होंने 45 रुपये जो वाटर पंप का लगा दिया है। तो पहले ही इन दुकानदारों का चूल्हा नहीं चल रहा, कारोबार है नहीं है, ऊपर से ये जालमाना टैक्स वासा ने लगा दिया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल, जो वासा की जानिब से बिलों में इजाफा किया गया है, ताजरों का कहना है कि इसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है छोटे दुकानदारों। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं FPR के वादे वफा न हो सके, सनतकारों के टैक्स रिफंड्स के मसाइल हल ना हुए, टैक्स गुजारों के अरबों रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में FPR के पास फंस गए। इस हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से, बताइएगा। नवा माली साल के दौरान भी फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता टैक्स गुजारों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं और टैक्स गुजारों के अरबों रुपए के रिफंड जो हैं वो ज़ेर इल्तवाज चले आ रहे हैं। कहीं पर FPR के सिस्टम में तकनीकी खामी के बायस टैक्स गुजारों को रिफ़ंड क्लेम करने में या अप्लाई करने में मुश्किलात आ रही हैं, तो दूसरी जानब उनके जो क्लेम किए गए रिफंड्स हैं उनकी अदायगियाँ इल्तवा का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों के अरबों रुपए सरकार के पास फंस कर रह गए हैं और उन्हें कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि टैक्स गुजारों को इस मुश्किल सूरत हाल में रिफंड्स की अदायगियों में इजाफा किया जाएगा, जबकि कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स गुजार जब रिफंड क्लेम करता है तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर FPR उसकी मंजूरी और अदायगी करने का पाबंद है। ताहम इस हवाले से टैक्स गुजारों के मुताबिक अरबों रुपए की रकूम FPR के पास फंसने से उनको कारोबार चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दूसरी जानब FPR हुक्काम का कहना है कि चूँकि रिफंड्स का तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हेडक्वार्टर के पास और हतमी मंजूरी भी वहीं से होती है, तो इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद जो रिफंड्स केसेस हैं वो हेडक्वार्टर को मुंतकिल हो जाते हैं और फिर जब वहाँ से मंजूरी होती है तो फिर बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको अदायगी कर दी जाती है। तो कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर अस्पतालों को तामीर और मरम्मत के लिए 3 अरब जारी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म पर अस्पतालों को तामीर और मरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी हुए हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं।
इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मूसा रजा नकवी की हदायत पर महकमा खजाना ने जो अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल हैं, उनको 3 अरब रुपए का बजट जारी किया है रीवैम्पिंग के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जो अस्पतालों में जो पेशेंट केयर की जो मिसिंग सहूलतें हैं उनको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं एसी नहीं है या ऑपरेशन थिएटर में कोई चीज की जरूरत है या कोई वार्ड में किसी चीज की जरूरत है, ये जो चीजें हैं इन रीवैम्पिंग के लिए, मरम्मत के लिए, M&R के लिए 3 अरब रुपया जारी किया है। और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। म्यू अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर है, जनरल अस्पताल लाहौर है, गंगाराम अस्पताल है, जनाब अस्पताल लाहौर है, इनको जो है ना बजट जारी किया गया है और फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करने के लिए 1 महीने का टाइम भी दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बजट खर्च कर दिया जाए। जी, अलाइड अस्पताल को 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। इस हवाले से हमें कैसर खोकर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग जखीरा दोजों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई। इंपोर्टर्स पर इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स लागू नहीं होगा। मार्केट में गंदम की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। आपको अपडेट करें, जखीरा अंदोजों के ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया। निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है। इंपोर्टर्स पर इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स लागू ना करने का भी फैसला कर लिया गया है। इसी वाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस खान, बताइएगा। बिल्कुल, वजारत ख़जाना और हुकूमत ख़ुसूसी तौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है ये अहम कदम जो है सामने आया है, जिसमें निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाइस जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अफराद जिनकी बाइस जो है कीमतें जो हैं वो 4600 रुपये से लेकर 4800 रुपये तक जो है पहुँच चुकी थी। अब उसका तमाम तर कीमतों को जो है मंडी के अंदर जो है कमी आने का इम्कान है। इस हवाले से मेरे साथ किसानपुर के रहनुमा जो डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा वफाकी गवर्नमेंट के इस इक़दाम से? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वफाकी गवर्नमेंट का और काबीना का एक अच्छा अहसन इक़दाम है कि उन्होंने गंदम की इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है। और दूसरा इसमें बड़ी चीज़ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है, इसमें जो सरकारी तौर पर कमीशन और उनके मसाइल होते हैं वो कम होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आम पब्लिक को, आम इंसानों को गंदम और आटा जो है वो बेहतर कम रेट पर दस्तयाब होगा। लेकिन काश्तकारों को क्या कहेंगे, इस वजह से काश्तकारों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क में पॉलिसी साज इदारे नहीं हैं। अगर कोई पॉलिसी साज इदारे होते तो हमारे मुल्क में अपनी इतनी गंदम पैदा होती है कि ना कि हम खुद कफील हो सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का जो दावा था कि बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, वो सरासर झूठ का एक पलंदा निकला है और आज पता चल गया है कि वो कोई ऐसी बम्पर क्रॉप नहीं थी। अगर गवर्नमेंट गंदम की बिजाई के वक्त बीज, खाद, पेट्रोल, डीजल, मशीनरी और ज़रूरी अद्वियात को कंट्रोल में रखे और उसकी कोई पॉलिसी दे तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में हमें बाहर से इंपोर्ट करने की कतन कोई फसल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तमाम फसलों की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेहतर पैदावार होती है। लेकिन चूँकि पॉलिसी ना होने की वजह से, मार्केटिंग ना होने की वजह से और कंट्रोल ना होने की वजह से हमें इन मसाइल से दुचार होना पड़ता है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हर फसल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी साज इदारा बनाए और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए जिससे हमारे मुल्क में जो पैदावार होती है उनकी अच्छी पैदावार ली जा सके और अच्छी मार्केटिंग की जा सके और अच्छे रेट्स पर हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि इस मुल्क में फकदान है। कहना है कि इंपोर्ट करने की बजाय जो है एक्सपोर्ट करने की जानिब जो है तवज्जो देनी चाहिए। इस वजह से हुकूमत की जो इक़दाम करने चाहिए ताकि तमाम तर जो ज़रूरी अजनास की फसलें हैं उनकी बेहतर पैदावार भी मिल सके, जबकि काश्तकारों को भी जो उसका माली फ़ायदा पहुँच सके। जी शुक्रिया वैस आपका। वज़ीर आला के अहकामात पर अद्वियात की मुफ्त फराहमी। डिप्टी कमिश्नर जंग कहते हैं आइंदा 6 माह में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने में कामयाब होंगे। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से, बताइएगा। जो मरीज़ हैं उनको बेहतर इलाज फ्राहम करने के लिए जो है वो हेल्थ काउंसिल अपना किरदार अदा करती है और इसी हवाले से आज जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसकी इदारा डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने की। तहसील हेल्थ काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल्स की जानिब से ब्रीफिंग ली गई
और बजट्स की सूरत हाल के ऊपर बात हुई और इसके साथ साथ सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो है वो तजावीज़ भी दी गई। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, हेल्थ काउंसिल जो है वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है DHQs के हवाले से और जो THQ तहसीलों के अंदर मौजूद हैं? जी, जैसा कि आपको पता है कि निगरान वज़ीर आला साहब की तो ख़ास तौर पर इनको फोकस है हेल्थ पे, और इसी तरीके से हमें भी डायरेक्शन है ओवरऑल पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं हेल्थ पे एफर्ट्स हो रही है। तो जंग के वाले से ये तो एक तो हमने एक कोशिश कर रहे हैं मेरी कि डेली बेसिस पे हम जो है मैं खुद जो है DHQ हॉस्पिटल में कोई एक वार्ड को पूरा सर्वे करूं, उसको देखूं और जहां जहां छोटी छोटी इंटरवेंशन हो सकती है वो कर सकें। तो अभी तक हम थोड़े वाशरूम्स को अपडेट करें, कोई अपग्रेड करें, कोई उसका एटमॉस्फेयर बेहतर हो, और इसके अलावा जो है ओवरऑल बिल्डिंग्स के मसाइल ठीक हो, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन जो है अवेलेबल हों, टेस्ट जो है वो टाइम पर जो है वो टाइम्स पे जो है टेस्ट जो है और एक्यूरेट टेस्ट के रिजल्ट्स आएँ। तो ओवरऑल जो है हेल्थ के हवाले से जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीरियस है, उसी हवाले से हम झंग में भी एफर्ट्स करें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल्स का सारे DHQ की जो है अभी मीटिंग हमने आज होल्ड की है और सारी ये चीज़ें देखी कि जहाँ व्हील चेयर्स की कमीज़ है, स्ट्रेचर्स चाहिए वो आप हेल्थ काउंसिल से ले सकते हैं, जहाँ छोटी मोटी बिल्डिंग रिपेयर चाहिए वो आप करा लें। तो इस तरीके से छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी गार्ड्स को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो है हम हॉस्पिटल्स को जो है उसको बेहतरीन फंक्शन कर सके, तो छोटी छोटी चीज़ों को दूर कर सके। तो इस पर ख़ास तौर पे मेडिकल प्रोक्योरमेंट पे भी हमारा मेडिसिन प्रोक्योरमेंट पे भी हमारा बहुत फोकस है, और कौन कौन सी मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे कम है। तो हम एक समझे कि माइक्रो लेवल पे जाके इसको चीज़ों को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं शहर में। और जिस तरीके से आपको पता है कि सितंबर में अभी हमारे पास हैंड ओवर हो रहा है, हमारा नया वार्ड भी एक हमारी नई बिल्डिंग भी रेनोवेट हो रही है, फिर 2 से ढाई महीने के अंदर दूसरी बिल्डिंग भी हमारी हार्ट सेंटर भी जो हमारा अभी ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी कम्प्लीशन होगी और साथ साथ रेनोवेशन भी चल रही है, हमारा एक पूरा हमने एक ब्लॉक दिया हुआ है रेनोवेशन उसकी। आज कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उसको थोड़ा पुश किया, एक 1 वीक तक वो हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चाइल्ड जो अपना वार्ड है उसको हम रेनोवेट करेंगे, पूरा रिस्टोर करेंगे बिल्डिंग को दोबारा से, और वो फिर इस तरीके से करके पूरा का पूरा हॉस्पिटल भी हमारा रेनोवेट होगा। 2 बिल्डिंग हमारी नहीं हो चुकी। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 से 7 महीने में इंशाल्लाह या 5 से 6 महीने में वाज़ेह तौर पे जो इम्पैक्ट आएगा DHQ झंग का, और जो झंग के बासी जो है उनको बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी मिल सकेगी। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ जो रूटीन वर्क है उसको किया जा रहा है, बेड, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स और दीगर जो फर्नीचर है उसको अपडेट जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ज़रूरी इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि जो बिल्डिंग का अपग्रेडेशन और उसके साथ साथ 1 बाई 1 मुख्तलिफ वार्ड्स की जो मरम्मत है उसका काम जो है उनका कहना है। चिन्योट में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर, शहरियों का आज़ादी स्टॉल्स पर रश लग गया। इस हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से, बताइएगा। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और जश्न आज़ादी में 3 दिन बाकी हैं। शहरियों का स्टॉल पर रश बढ़ता जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, खासी तादाद के अंदर लोगों ने स्टॉल्स की तरफ रुख किया है ताकि जश्न आज़ादी के हवाले से सामान खरीद सकें। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए सामान खरीदने आए हैं, कुछ लोग झंडियाँ वगैरह। अगर इसी के साथ साथ बात की जाए, TMA चौक के अंदर शहरियों की जानिब से झंडे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा सके। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। की लेवन आए हो? आज बच्चों वास्ते खिलौने खिलौने लवे 14 अगस्त की खुशी है। रोड जा रहे हैं, रक्षा स्टैंड है, रिक्शा चलाने हैं तो खूबसूरती बना रहे हैं, तो झंडे झुंडे लैके बच्चों वास्ते बहुत खूबसूरत खुशी हो रही है। जी चाचू, तुसी की लिया? ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਨੋਟ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शहरियों के अंदर काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। रिक्शा स्टैंड की जानिब से इसको सजाया जा रहा है ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जा सके और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा सके। जी कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, टोबा टेक सिंह की आवाम वतन की मोहब्बत से सरशार, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। अहमद नदीम आपको मिलवा रहे हैं 90 साल बुजुर्ग से जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते देखा है। वतन की मोहब्बत से सरशार टोबा टेक सिंह के अवाम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से जो है टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सजे हैं, जहाँ पर जो शहरियों का खासा रश है। यौम आज़ादी जो है वो आज़ादी का दिन मनाने का जो है वो थोड़े ही वक्त रह गया। इस हवाले से जो टोबा टेक सिंह की शहरियों की तैयारियाँ भरपूर हैं। ताम हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी के 90 बहारें देख चुके हैं, और ये आज़ादी यानी 1947 14 अगस्त 1947 को जब मुल्क आज़ाद हुआ तब भी मौजूद थे। इन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ
जो इनके साथियों ने और जो है वो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उनको भी जो देखा है, इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं। बाबा जी, आप बताइएगा कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आजकल के अवाम को तो ये एहसास नहीं होगा। आपने जो है वो उस वक्त मौजूद थे, आप माशाल्लाह ज़िंदगी की 90 बहारें भी देख चुके हैं, तो आज़ादी को क्या समझते हैं? ये पाकिस्तान जो है दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मादे वजूद में आया था। कायदे ने इसको हासिल करने के लिए ताकि मुसलमान एक अलहदा ममलकत में अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके, उसके लिए हासिल किया था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ, माली व जानी कुर्बानियाँ दी। अपनी बहू बेटियों की इज्जतें उन्हें गंवाई। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ये हासिल किया गया था, मगर आज हम इसको भूल चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।